हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। वो हमारा हो जाता है दिसंबर 2022 से लेकर के वर्तमान यानी कि सितंबर 2023 तक का टोटल हम लोग यानी कि संपूर्ण बिहार का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्रमुख बिंदु है, उसी पे हम लोग जिक्र करेंगे और चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स आपका हो जाता है 2022 दिसंबर से लेकर के सितंबर आपका 2023 तक है। समझिए कि मतलब कम से कम 2-3 एपिसोड में टोटल का टोटल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण करंट अफेयर्स आपका समाप्त हो जाता है। तो हम लोग प्रमुख जो बिंदु है उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु है उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया जो है चर्चा में क्यों है भाई, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिएगा चर्चा में क्यों है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे जानिए। ठीक है, इनको अगर देखा जाए तो बिहार सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये अरविंद पनगड़िया जो हैं इनको कुलाधिपति नियुक्त किया गया नालंदा विश्वविद्यालय का। और ये बहुत ही प्रमुख मतलब अर्थशास्त्री हैं। और बात करें हम लोग अरविंद पनगड़िया के बारे में तो आप देखेंगे इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहिए। जैसे में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और बात किया जाए तो देखिएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनने वाले ये पहला व्यक्ति होते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बताइए कौन हो जाते हैं। ठीक है, नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग अरविंद पनगड़िया जो है वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ये जो आपका करंट अफेयर्स बनता है ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोग प्रमुख जो बिंदु है उसी पे बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। जहाँ से प्रश्न आने की संभावना हो, जिसके बारे में जानना जरूरी है, हम लोग वही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। सभी लोग जानता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, ये गुप्त वंश के जो सम्राट थे कुमारगुप्त, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। और बात कर दे कि इसका विध्वंस किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया। और कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय आग के लपेटों में जब जल रही थी तो लगभग 3 माह तक ये जलता रह गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा ये लगभग 415 से 454 में यह विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। देखिएगा इस विश्वविद्यालय की जो खास विशेषता है, जो प्रमुख विशेषता है, जिसे समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए क्यों जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे आते थे। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे कि नालंदा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ें हमने बिहार में हासिल किया था, इतनी बड़ी गौरव थी कि पूरी दुनिया को हमने शिक्षा का पाठ पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, अगला देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, इंपॉर्टेंट पे ही बात करेंगे। ह्वेनसांग के अनुसार 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंचे तांबे की बुद्ध प्रतिमा को क्या किया, स्थापित करवाया था। और कहा भी गया है कि 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह विश्वविद्यालय क्या हुआ, नष्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आपका। यहाँ पे देखिए कहता है कि पहली बार मछली उत्पादन में, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहता है कि पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ कौन सा, बिहार। चर्चा में क्यों है भाई, अगर बात करें हम लोग तो चर्चा में क्यों है,
तो अगर हम लोग मछली उत्पादन की बात कर दें तो देखिएगा पूरे भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन आपको आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। सर्वाधिक मछली का उत्पादन पूरे भारत में आंध्र प्रदेश करता है। लेकिन अगर समुद्री मछलियों के उत्पादन की बात कर दिया जाए तो गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए गुजरात हो जाता है। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तो आपका चीन हो जाता है। बात यहाँ बिहार पे हो रही है, तो कहता है कि बिहार पहली मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। तो देखिएगा कहता है कि बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन कितना 8,46,000 टन हुआ, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 85,000 टन क्या है, अधिक है। अगर हम लोग बात कर दें कि बिहार में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये देखिए मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। कौन सा? तो देखिएगा मधुबनी हो जाएगा और दरभंगा हो जाता है, और यहीं पे सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। यहाँ पे समझिए कि पोखर तालाब सबसे ज़्यादा है, और यही वजह होता है कि पोखर तालाबों में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन भी होता है, और मखाना उत्पादन में बिहार पूरे भारत में, भारत के राज्यों में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ठीक है, और बात करें तो दरभंगा में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कहता है कि बिहार में सालाना मछली की खपत कितना है भाई, तो देखिए 8.2 लाख टन है। बिहार के लोग इतना मछली खा जाते हैं। पहली बार बिहार ने आवश्यकता से अधिक मछली का क्या किया, उत्पादन किया है, और यही वजह है कि मछली के उत्पादन में बिहार क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जानने योग्य है, इसलिए बात करते हैं। कहता है कि यहाँ पे बिहार पशु और मत्स्य से अधिक मछली उत्पादन, सबसे कम की अगर बात कर दिया जाए, देखिए कहता है कि सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे, तो मधुबनी में होता है। पूछा जाएगा कि बताइए बिहार में सबसे कम मछली का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये जहानाबाद हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि बताइए बिहार मछली की आपूर्ति आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों से करता था पहले, क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता था। अब उत्पादन अधिक होने से मत्स्य व्यापारी दूसरे राज्यों से अधिक मछली भेजने में भी सफल होंगे। बिहार से मछली का निर्यात पड़ोसी राज्य कौन सा, तो पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि अब आत्मनिर्भर हो गए। जब आप अधिशेष मतलब पैदा करने लगते हैं तो आप अपना व्यापार क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब बिहार का मछली कहाँ जाएगा, पश्चिम बंगाल जाएगा, और दूसरी जगह नेपाल में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपका संपूर्ण अगर बात करें तो बिहार का जो करंट अफेयर्स है आपका संपूर्ण यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ठीक है, और हमारे साथ कम से कम जुड़े रहें, तो आपका जो बिहार का करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और बहुत ही यानी कि समझिए कि 1 साल का अगर बात करें हम लोग, अभी जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, आज तक का वर्तमान तक का हम आपको देंगे। ठीक है, और वो भी दिसंबर की बात करें 2022 से लेकर के अभी तक का। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि भाई ये जो प्रश्न है, कहता है यहाँ पे मिशन परिवर्तन, कहता है कि मिशन परिवर्तन क्या है, चर्चा में क्यों रहा है मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन की बात किया जाए तो भाई चर्चा में क्यों रहा है, तो देखिए कहता है कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसके सुधारने के लिए जो 60 दिन का तर्ज है उसी पर परिवर्तन क्या किया गया, मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे कहता है कि मिशन परिवर्तन है क्या, कहता है कि यह मिशन मेडिकल कॉलेजों की बेसिक सुविधा में सुधार करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, बेसिक सुविधा, बस इतना जानिए काफ़ी है, इतना ही बहुत हो जाता है। और देखिए यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहता है यहाँ पे कि मेडिकल कॉलेजों में इलाज हेतु टास्क दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाएगा, टास्क दिया जाता है, और कहा जाता है कि दिशा निर्देश प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाए, और कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के डॉक्टर द्वारा वार्ड में राउंड लगाया जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों में 611 प्रकार की आवश्यकता दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, ये इसका टारगेट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर इसके उद्देश्यों की बात करेंगे तो उद्देश्यों में ऐसा ये नहीं है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है, लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अस्पतालों को मरीजों फ्रेंडली बनाना है,
कॉलेजों में अनुशासन को लागू करना है, मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना है, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों व परिजनों की बैठने के लिए सुविधा स्थापित करना है, मे आई हेल्प यू डेस्क का भी क्या करना, स्थापना करना है। चलिए अगला देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि भाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है ये चर्चा में क्यों है भाई? तो कहता है कि बिहार के सारण जिले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का आयोजन किया गया है। बस इतना से भी काम चल सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया, तो कहाँ हो जाएगा, बिहार के सारण में होता है। कहाँ पे, बिहार के छपरा में, ठीक है। कहता है कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन आपको बिहार के सारण में होता है, बिहार के छपरा में होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें से कुछ प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। कहता है कि इसकी शुरुआत देखिएगा 13 मई से हुई थी, जिसमें विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्म और नाटक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं को इससे जुड़ी जानकारी दी गई है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान की फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और आर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, ठीक है। कहता है कि सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कहता है कि बाल फिल्म सस्पेंशन ऑफ परसुइट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया। तो यहाँ से ये प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। कहता है कि वहीं अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में तुर्की की फिल्म एक्रोन एंड यूशु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। और बात करें हम लोग तो सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। ये बहुत ही VVI है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए चर्चा में क्यों रहा, ये है आपका CBDC पटना। कहता है कि बिहार की राजधानी पटना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई-रुपया का शुभारंभ किया गया, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत में CDBC इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम जो है ये पूछा जा सकता है कौन हो जाता है, तो पटना नगर निगम हो जाएगा। इसे याद करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये VVI हो जाता है, बहुत ज़्यादा VVI है। कहता है कि भारत में CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन हो जाता है, पटना नगर निगम हो जाता है। और ये चकाचक योजना भी चला रहा है पटना को बिल्कुल साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है, हम आपको पहले ही बोले कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कहता है यहाँ पे कि CBDC क्या है, एक डिजिटल मुद्रा है। यह करेंसी निजी करेंसी से बिल्कुल अलग है। पिछले 1 दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। और निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। कहता है कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022, प्रश्न कहता है कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 बताइए। कहता है कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार का स्थान कौन सा है, तीसरा हो जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए कि नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरा हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाता है, तो तीसरा हो जाता है। अगला देखते हैं। कहता है कि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कहता है कि मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान क्या किया है, हासिल किया है। पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किसने हासिल किया,
ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से क्रम में भी पूछा जा सकता है। कहता है कि उड़ीसा दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उड़ीसा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरा स्थान मतलब विजेता घोषित किया गया है। पूछा जा सकता है कि बताइए कि नेशनल अवार्ड में अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश यानी कि बिहार के साथ किस राज्य को भी मतलब संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है, तो कौन हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है, कहता है कि जल और हरियाली का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, 7 निश्चय 2 में घोषित अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको कहीं ना कहीं प्रश्न अगर आता है तो टकरा जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, कहता है कि बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल, कहता है बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। कहता है यहाँ पे चर्चा में क्यों, तो देखिए अब बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन किया गया है। पूछा जा सकता है, ये बिहार में पहली बार होता है जो पारा मेडिकल काउंसिल का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, पारा मेडिकल का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल का गठन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये कहता है कि BSEB ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। ठीक है, और ये आपके लिए VBI होगा, पूछा जा सकता है। कहता है कि चर्चा में क्यों है, तो देखिए अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका संबंध पूछा जा सकता है, बताइए किससे है, तो आप शिक्षा से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिलेगी। कहता है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से क्या कर सकते हैं, इसका मदद से वो इसकी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, ये ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं आपको। देखिए ये वाला बिंदु जो है, कहता है कि राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बताइए कहाँ पे है, पूछा जाएगा आपके लिए, तो VBI है। पूछा जा सकता है कि राज्य का अब तक का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है किस जिले में स्थापित किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए कहता है कि मुजफ्फरपुर जिले के, ठीक है, कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो वहाँ पे खोला गया। सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थापित किया गया है। ठीक है, और कहता है यहाँ पे कि यहाँ ब्लड सेपरेशन की मशीन लगाई जाएगी। कहता है कि लाल रक्त कण वाले ब्लड नहीं होने की परेशानी समाप्त हो जाएगी। कहता है कि वर्तमान में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ब्लड सेपरेशन कम होने के कारण मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जाएगा, तो ये आपका हो जाता है कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर में हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें ऐसा कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न कहता है कि बिहार में नई प्रदूषण नीति, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कहता है कि बिहार में नई प्रदूषण नीति बताइए। कहता है कि बिहार में नई प्रदूषण नीति लागू की गई है, पर्यावरण को बेहतर करना उद्देश्य है इसका, अगले 40 साल में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है, ये उद्देश्य है इसका। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे तो कहता है कि इस नीति के लागू होने से ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता में भी मदद मिलेगी। किससे, तो बिहार में नई प्रदूषण जो नीति जो लागू हुआ है इससे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिंदु है उस पर ध्यान देते हैं। कहता है कि नई प्रदूषण नीति के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सहित उनकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा एक स्टडी की गई है।
कहता है कि राज्य में लागू होने वाली इस नई नीति में अगले 30-40 साल के लिए एक कार्य योजनाएं बनाई जाएगी। इस कार्य योजना में प्रत्येक साल में किए जाने वाले काम तय होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे। ठीक है, प्रदूषण जो नीति है ये बिहार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पूछा जा सकता है कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, विषय क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे। कार्य योजना का विषय जो है ये पूछा जा सकता है, राज्य में बिजली उत्पादन या खरीद, उद्योग हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, आम लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली चीज़ें हो जाएगा, खाना पीना हो जाता है, खरीदारी, जीवन शैली आदि में भी बदलाव होंगे। ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहता है कि लखीसराय में मिली 2000 वर्ष पुरानी, कहता है कि 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति बताइए। पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुरानी कुषाण काल की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो कौन सा जिला हो जाता है। तो जिला की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ये वाला जिला हो जाता है आपका लखीसराय। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो चानन प्रखंड के, पूछा जा सकता है चानन प्रखंड के केउल नदी पर रामपुर बालूघाट से, कहाँ से, तो रामपुर बालूघाट से। आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकदम साइट जगह जहाँ से खोद करके इसको निकाला गया वहीं डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, लखीसराय ना पूछ दे आपको, रामपुर बालूघाट पूछ दे। ठीक है, तो कहता है कि अष्ट धातु की कुषाणकालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है। अगर यहाँ पे बात करें प्रमुख बिंदु का, तो पुरातत्वविदों के मुताबिक यह प्रतिमा कुषाणकालीन 2000 वर्ष पुरानी है। ये जो पुरातात्विक विभाग के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यह लगभग 2000 वर्ष क्या है, पुरानी है। कहता है कि रामपुर में मिली मूर्ति साल भंजिका मोक्ष देवी की है। कहता है कि इस मूर्ति को बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो ये देखिए लोक देवी कहा जा रहा है। कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी उत्खनन में कुछ ऐसा चीज़ प्राप्त होता है तो समझिए कि करंट में आपको पूछ ही देता है, ये निश्चित तौर पे पूछ देता है। कहता है यहाँ पे कि क्यूरेटर के अनुसार पहली शताब्दी में महाराष्ट्र में इस तरह की लाल बलुआही पत्थरों से प्रतिमाएं बनाई जाती थी। कहता है कि जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा लाई गई होगी। यह कह रहा है कि यह लाल पत्थर की मथुरा आर्ट का नमूना है। ठीक है, ये लखीसराय में जो कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसके बारे में, उसके प्रमुख जो बिंदु है उसी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ और भी बिंदु देख लीजिए। इतिहास अगर देख रहा है तो देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। जो उत्खनन होता है, जो प्रमाणित हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न उठा दिया जाता है। तो देखिए कहता है कि बुद्ध जन्म दृश्य से संबंधित मूर्ति में भी माया देवी को साल वृक्ष को पकड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसमें बुद्ध की छोटी मूर्ति भी बनी रहती है। इसमें वैसी कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए इस मूर्ति को लोक देवी ही मानना उचित होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, VVI है, ये बहुत ही VVI है, इसे याद रखेंगे। बोर मत होइए, क्योंकि जहाँ बोर होते हैं ना प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा हम डिटेल्स थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं ताकि प्रश्न आपसे ना छूटे। देखिए बहुत ज़रूरी होता है, अभी जो पूरी एनर्जी बना के रखिए, जितना एनर्जी रहेगा ना यही काम देगा। हम लोग भी पूरी एनर्जी के साथ देखते हैं कि पूरे काम कर रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ बनता है आपका कि कम से कम अगर आप थोड़ा सा समझिए कि एनर्जी से मतलब कम होते जा रहे हैं, तो कम से कम फैमिली, घर परिवार और क्या बोलते हैं बेरोज़गारी, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। तब जा कर के आपके अंदर जो आग लगेगी ना, समझिए कि नींद गायब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मेन को पढ़ाने में, पीटी को पढ़ाने में और बहुत सारा चीज़ होता है, तो कभी कभी 24 घंटे भी जगने पड़ते हैं, यानी कि 2 दिन जगने के बाद 1 दिन आदमी सोता है। तो फिर आपके पास कैसा मतलब, ये बताइए। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं कि मैं 4 घंटा ही रोज़ सोता हूँ, तो समझिए कि वो 20 घंटे कितने फ्रेश रह के काम करते हैं। और आप तो अभी सुपर एनर्जी से लबालब हैं, तो आपके पास तो बिल्कुल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा से खाइए पीजिए और कम से कम पूरा एनर्जी आप अपने पढ़ाई में, अपने रिवाइज में, स्टडी में लगाइए। ये अच्छा मौका है। बीपीएससी का पीटी अगर हो जाता है तो मेन होना समझिए कि बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है। जब तक आप पीटी फाइट नहीं करेंगे तो फिर मेन ही तो सब कुछ होता है। पीटी में ये छांटने का एक प्रक्रिया है, तो इसमें कम से कम आप अपने लेवल को हासिल करिए, और ये लेवल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही मिलता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइए। तो इसलिए थोड़ा सा बोर नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इच्छा है कि आप सभी लोग जो आप हमें देख रहे हैं वो फाइट करें, ठीक है, और ताकि हम आपका मेन करा सकें। और मेंस बहुत आसान है। अगर बात करें कि एसएससी रेलवे बैंकिंग जो है ना, इससे बेहतर आपको ये जॉब होगा। और दूसरी बात करें कि इसे हार्ड मत समझिए। यूपीएससी और बीपीएससी में ऑफिसर बनना बहुत ही आसान होता है, किसी और नौकरी की अपेक्षा बहुत ही आसान है। हाँ, ये बात सच है कि इसमें वैकेंसी बहुत कम होते हैं, लेकिन लड़के भी तो बहुत कम फाइट करते हैं। और ये ज़रा सोचने वाली बात है कि आपके पास आखिर वो कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए जिसके बदौलत आप इसे हासिल कर सकें। बहुत आसान है, इसमें बहुत जीनियस लोग फाइट नहीं कर पाते, याद रखिएगा। अगर आप नॉर्मल हैं और आप तकनीक जानते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप निश्चित तौर पे 100% ऑफिसर बनेंगे, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो चलिए, ये हमारा जो है ये बहुत वीवीआई हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। कहता है यहाँ पे कि गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। देखिए, कहता है कि बिहार एएनएम गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। बात अगर हम करेंगे तो देखिए 2022-23 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार उनके सेवा कार्यों को देखते हुए दिया गया है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि 2023 में बताइए किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका हो जाती हैं, ये देखिए, ये हो जाती हैं गायत्री कुमारी, नाम होता है इनका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। कहता है कि उन्होंने परिवार नियोजन टीकाकरण कोविड-19 महामारी के दौरान योद्धा के रूप में काम करने के साथ साथ पुरुष नशबंदी के अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। कहता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में संस्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनलों को समाज को प्रदान की गई उनकी सराहनीय सेवाओं के समान स्वरूप दिया जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रवि सिन्हा बने रॉ के नए चीफ बनते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ तक ये कहता है कि रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पूछा जा सकता है कि रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया, तो आपको रवि सिन्हा हो जाएंगे। यह आईपीएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में क्या है, कार्यरत हैं, ठीक है। बस इतना जानिए, इतना ही काफ़ी है। रवि सिन्हा को रॉ का नया क्या बनाया गया है, नया चीफ बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, वहीं पे हम बात करेंगे। कहता है कि ऑपरेशन मैन के नाम से मशहूर 59 वर्षीय रवि सिन्हा लंबे समय से इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे हैं। इस व्यक्ति को, रवि सिन्हा को, देखिए ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कहता है कि वर्तमान में रॉ में सेकंड इन कमांड है। वर्तमान में क्या है, ये सेकंड इन कमांड है। अपनी पदोन्नति से पहले वह रॉ ऑपरेशन डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, रॉ के बारे में कुछ जान लीजिए। पूछा जा सकता है, रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी हो जाता है, ठीक है। कौन सा, तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस पर विदेशी इंटेलिजेंट जुटाने का जिम्मा होता है। यदि किसी देश के घटनाक्रम का भारत पर असर हो सकता है तो रॉ उस पर नज़र रखती है। रॉ राष्ट्र हितों के लिए खुफिया ऑपरेशन को भी अंजाम देती है। रॉ इंदिरा गांधी सरकार में अस्तित्व में आई। पूछा जा सकता है कि रॉ कब आया था, तो इंदिरा गांधी ने इसे लेकर के आया,
ठीक है, लेकर के आई थी कौन? इंदिरा गांधी। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, ये है वीवीआई। ठीक है, ये आपके लिए है वीवीआई और इसे याद रखेंगे आप लोग। ये वीवीआई है, पूछा जा सकता है। कहता है कि यहाँ के लेबर 20 यानी कि श्रम 20 शिखर सम्मेलन, ये पूछा जाएगा। श्रम 20 शिखर सम्मेलन बताइए। कहता है कि 21 से 23 जून 2023 तक। देखिए इसमें डेट याद रखिएगा, डेट से कम 7-8 प्रश्न बीपीएससी डायरेक्ट उठा के देता है। डेट पूछ देगा डायरेक्ट कि बताइए डेट कौन सा है। तो 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बिहार की राजधानी कहाँ में हुआ? तो देखिए बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। पूछा जा सकता है बताइए श्रम 20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बिहार की राजधानी कहाँ? तो पटना में हुआ। ठीक है, तो देखिए कहता है कि इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषय पर व्यापक चर्चा की गई। बस इतना ही काफ़ी है, इससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसको ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिए, नहीं तो आप भी, आपका भी दिमाग ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग। कहता है कि यहाँ पे बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023। ठीक है, कहता है चर्चा में क्यों है भाई? तो कहता है कि बिहार मंत्री परिषद की बैठक में बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को क्या कर दिया गया? मंजूरी प्रदान कर दिया गया। कहता है कि स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 क्या है? देखिएगा, इस नीति के तहत बिहार में काम करने वाले चिटफंड कंपनियों की जांच और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को मिल गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बिहार अविनियमित, इसे याद रखेंगे आप लोग, बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023। ठीक है, 2023। यहाँ पे देखेंगे, ये कहता है कि इस नियमावली में बिहार सरकार को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। इससे राज्य सरकार जमा स्कीम चलाने वाली कंपनियों की जांच करने, उनकी ऑडिट करने और अनियमितता पाए जाने के बाद कार्रवाई करने की शक्ति मिल गई है। राज्य सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने और बेचने की सभी प्रक्रिया इस नियमावली के तहत अपनाई जाएगी। राज्य में छोटे छोटे जमा योजनाएं चलाई जाती है, उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। कहता है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट इंडेक्स में, कहता है कि एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 22वां स्थान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में कौन सा स्थान मिला? तो 22वां स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक निर्यात वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि सबसे अधिक निर्यात वाला जिला बताइए, तो बेगूसराय हो जाता है। कहता है कि बिजनेस इकोसिस्टम में इसका स्थान कितना है? 27वां हो जाता है। और देखिए निर्यात नीति के मामले में यह 13वां स्थान हासिल करता है। ठीक है, निर्यात नीति के मामले में यह 13वां स्थान हासिल करता है। बहुत वीवीआई है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ पे कहता है कि निर्यात इकोसिस्टम में 25वां स्थान होता है और निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां स्थान हो जाएगा। लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार का स्थान कौन सा? 9वां स्थान हो जाता है। कहता है कि देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% ही भागीदारी है, जिससे 2025 तक बढ़ाकर कितना करने की बात किया जाएगा? तो 10 करने की बात किया जा रहा है। कह रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर योजना लागू होने के बाद से बिहार से निर्यात क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है। कहता है कि आज़ादी के 75 साल के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत बिहार से दुनिया के 75 देशों में निर्यात की योजना बनाई गई है। कितने देशों में? तो 75 देशों में। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आपको मतलब समझ के निकाल लेगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, देखिए बीपीएससी में बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप चाहते हैं थोड़ा सा डीपली ज़रूर पढ़िए, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, आपने जो भी रिवाइज़ किया है
क्योंकि अभी रिवाइज जो है आप सतही वाला भी नहीं करिए, क्योंकि आप बहुत 6 महीने के अंदर में आपने किया होगा। ठीक है, एक बार ज़रूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो सतही जो होता है जैसे एसपीडी टाइप से, तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न नहीं लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो थोड़ा सा प्रतियोगिता दर्पण का जो आपने अध्ययन किया है उसी को रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जो आपने बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स में जानने की कोशिश किया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखिए अंदर से प्रश्न निकाल करके पूछ दिया जाता है तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कारण की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये कहता है कि राज्य में निर्यात के लिए बुनियादी सुविधा अभी तक विकसित नहीं हुई है। कहता है कि राज्य में अभी तक कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है क्या है बना है। निर्यातकों के पास क्लस्टर क्लियरेंस की सुविधा नहीं है। कहता है कि निर्यात के लिए पोर्ट या एयरपोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने के लिए भाड़े में सब्सिडी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। जब इसे आप मेंस में लिखेंगे ना, मेंस में जब आप जाएंगे तो ये सारा चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे जोड़ने में मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाता है मेंस लिखते समय में। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या है भाई। तो कहता है कि बिहार के हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने सरकार से हाथ मिलाया और कहा कि सिल्क निर्यातक को मदद के लिए इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सहयोग लिया गया। केंद्रीय योजना के तहत निर्यातक को अंतर्राष्ट्रीय मेला में भाग लेने के लिए 1.25 लाख तक की क्या होगी मदद सरकार देगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए आपसे जीआई टैग पूछा जा सकता है, तो जीआई टैग की अगर बात करें तो देखिएगा ये मधुबनी पेंटिंग को दिया गया, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दिया गया, मखाना को दिया गया, सीतामढ़ी की सुजनी और सिक्की आर्ट्स हो जाता है, भागलपुरी सिल्क हो जाता है, कतरनी चावल हो जाएगा, जर्दालू आम हो जाएगा, शिलाव का खाजा हो जाता है और मगही पान आदि हो जाते हैं। और देखेंगे तो चंपारण का जो मिर्चा चावल है उसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो सवाल है गंडक गंगा नदी परियोजना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कहता है यहाँ पे कि गंडक गंगा नदी परियोजना बताइए। कहता है कि 29 जून 2023 को बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री कौन संजय कुमार झा ने कहा कि गंडक गंगा नदी जोड़ो परियोजना मतलब योजना जो है राज्य के गोपालगंज, कहाँ तो गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, कौन सा तो गंडक गंगा नदी परियोजना जो है पूछा जा सकता है कि कौन कौन जिलों के लिए सहायक साबित होगा। तो गोपालगंज हो जाता है, सिवान हो जाएगा और सारण हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि इस योजना के तहत गोपालगंज जिले से सारण जिले के तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बस इतना जानिए काफ़ी है यहाँ पे। अगला देखते हैं हम लोग, बिहार रत्न सम्मान, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसे याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। बिहार रत्न जो सम्मान है ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 जून 2023 को राज्य के दरभंगा जिले की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका कौन सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया तो देखिए ये सोनी चौधरी हैं और मैथिली लोक गायिका हैं कहाँ की तो दरभंगा जिले की। बस इतना जान लीजिए, इतना काफ़ी हो जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि बिहार रत्न सम्मान किसको दिया गया तो सोनी चौधरी हो जाती हैं, सोनी चौधरी को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है किन्हीं इससे पूर्व आकलन एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बाकी कुछ मत जानिए, इतना काफ़ी है। ये जो है आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रमुख बिंदु है, प्रमुख बिंदु फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु पे अगर हम लोग देखें तो यहीं से प्रश्न निश्चित तौर पे आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी चर्चा कर देते हैं ताकि आपका ध्यान एक बार यहाँ तक जाए।
ठीक है। तो देखिए कहता है कि नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। तो देखिएगा चर्चा में क्यों है, तो 3 जुलाई 2023 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहाँ पे, तो ज्ञान भवन में, कहाँ पे, ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से क्या किया, लोकार्पण किया। पूछा जा सकता है कि नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से किसके ऊपर लिखी गई ये जीवनी है, तो नीतीश कुमार के ऊपर जीवनी है, लेकिन लोकार्पण कौन किया, तो लालू प्रसाद यादव ने किया। कहाँ पे किया, तो देखिएगा ये विज्ञान भवन में ये यहाँ पे लोकार्पण करते हैं, ठीक है। और पुस्तक का नाम क्या हो जाता है, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। विशेषता की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है, उदयकांत हैं। बस 3 चीज़ यहाँ पे जानिए। इसका लोकार्पण किसने किया, यह किताबें किसने लिखी, तो कौन हो जाते हैं, उदयकांत हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो जीवनी है किन के ऊपर लिखा गया, तो नीतीश कुमार के ऊपर लिखा गया, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, इतना से काम चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, धान की नई किस्म सबौर कुंवर, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स बिहार का पढ़ेंगे तो वहाँ से ये आपके प्रश्न डाल सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए अच्छा से। कहता है कि धान की नई किस्म सबौर कुंवर चर्चा में क्यों है भाई, तो कहता है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है, ठीक है। किसका, तो सबौर कुंवर की खोज की है। पूछा जा सकता है कि सबौर कुंवर क्या है, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, मक्का की फसल है, गन्ना की फसल है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कौन सा फसल हो जाता है, धान की नई किस्म हो जाती है। बात करेंगे तो 25% तक कम खाद का उपयोग होगा अगर इसका मतलब इस धान को अगर आप उगाते हैं, उपजाते हैं, तो कम खाद का उपयोग होगा। 110 से 115 दिनों में यह तैयार हो जाएगा। कहता है कि कम पानी का प्रयोग अगर इसमें होता है तभी भी इसका प्रोडक्शन वैसा ही के रहेगा। औसत उत्पादन की बात करें तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही लाभदायक हो जाता है। देखिए इसमें प्रश्न कहता है कि इसमें पौधे की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह किस्म जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, झोंका, कड़वा रोग प्रतिरोधी है। बताइए कितना बढ़िया है, बीबीआई है। इसे बिहार के मध्य और दक्षिण बिहार के जिलों बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका आदि के किसानों को विशेष फायदा मिलेगा। अगर बात होता है धान का, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक धान का चावल का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो रोहतास हो जाएगा। उसी तरीके से आपसे गेहूं के बारे में पूछा जाएगा कि गेहूं सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो देखिएगा जो उत्पादन और उत्पादकता है इसको याद रखेंगे, भारत के भी संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में याद रखेंगे और साथ ही साथ विश्व के संदर्भ में भी याद रखेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछिए तो आप गड़बड़ ना करके आए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये वाला जो है आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण मटन, इसकी जो एक्ट्रेस है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए कहता है कि चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में क्या हो गया, शामिल हो गया। चंपारण मटन चर्चा में क्यों है भाई, तो 27 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बेटी, क्या नाम है, फलक अभिनीत की फिल्म है चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। पूछा जा सकता है कि चंपारण मटन जो मूवी है उसमें कौन काम किया है, तो देखिए ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं जिनका नाम है फलक, नाम हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे तो ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में फिल्म का चयन हुआ है, ठीक है। बस इतना जानिए, इससे भी काम चल जाता है, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस फिल्म का निर्देशन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के कौन, तो रंजन कुमार ने किया है। कौन किया है, तो रंजन कुमार ने किया है। यह फिल्म मात्र आधे घंटे की है, 30 मिनट का ये मूवी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला देखते हैं। देखिए ये वाला जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा, इसे याद रखेंगे सब कोई। कहता है कि देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम सेंटर का उद्घाटन बताइए। कहता है कि 23 अगस्त 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कुम्हरार में देश के सबसे बड़े परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। किसने किया? तो देखिए नीतीश कुमार ने किया। कहाँ पे? तो पटना के कुम्हरार में देश के सबसे बड़े परीक्षा सेंटर कौन सा? तो बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। यह 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 281.11 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इतना काफ़ी है इसके लिए। देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि इस केंद्र पर 16 से 20 हज़ार विद्यार्थी, सोचिए 16 से 20 हज़ार विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस परीक्षा केंद्र में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कृषि विभाग की झांकी को, कहता है कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहता है कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कहता है कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 13 झांकियों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बस इतना याद रखिए। 13 झांकियाँ निकाली गई थी। आप लोग गए होंगे, अगर 15 अगस्त 2023 को गए होंगे आप गांधी मैदान में, तो उसमें 13 झांकियाँ निकाली गई थी, जिसमें प्रथम झांकी का अवार्ड जो मिलता है वो हो जाता है कृषि विभाग को। ठीक है, बस इतना जान लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, VBI हो जाता है। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की तरफ से 6 शिक्षकों को नामित किया गया है। भाई इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो कैमूर जिला के हैं, कैमूर जिला के रामगढ़ स्थित आदर्श बालिका +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक क्या नाम होते हैं? अनिल कुमार सिंह हो जाते हैं। और बात कर दिया जाए तो कटिहार के कौन हो जाते हैं? तो कटिहार के देखिएगा अर्जुन कुमार साहा हो जाते हैं, अर्जुन कुमार साहा हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला इसमें पूछेगा आपसे, सभी लोगों का नाम याद रख लीजिए। सीतामढ़ी की अगर बात कर दी जाए तो देखिए सीतामढ़ी के मधुबन के प्रधान शिक्षक जो होते हैं द्विजेंद्र कुमार हो जाते हैं। कौन? द्विजेंद्र कुमार हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किशनगंज जिला की बात कर दें, सिंघिया +2 जो उच्च विद्यालय की शिक्षक है कुमारी गुड्डी को दिया गया। और बात कर दें हम लोग मधुबनी जिला के कलुआही स्थित +2 के शिक्षक जो हैं संगीता कुमारी को दिया गया। और वैशाली जिले में हाजीपुर स्थित जो मध्य ये हैं, इनका नाम होता है उमेश कुमार यादव। ये 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है और आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 6 लोगों का डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा हाई स्कूल है, एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे भी आपका बन जाएगा। देखिए ये है, अगर देखा जाए तो देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पूरे देश से कहता है यहाँ पे 152 शिक्षकों को विभिन्न राज्यों से नामित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए संभवतः 42 शिक्षकों का चयन किया जाना है। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 6 नामित शिक्षकों के 4 सदस्यीय नेशनल जूरी के सवालों के उत्तर दिए। जूरी सदस्यों ने नामित शिक्षकों को अपने सार्वभौमिक सवालों की कसौटी पर खरा पाया। इसके तहत 50 जो हज़ार है रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि देश का सबसे लंबा, कहता है कि देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल जो है ये चर्चा में क्यों है भाई? चर्चा में क्यों है? तो देखिए चर्चा में क्यों, तो देखिए बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज जो है केबल पुल बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो गंगा नदी पे बनाई जा रही है। एक्स्ट्रा डोज पुल की विशेषता की अगर बात कर दी जाए तो इस पुल की कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस पुल की कुल लागत आपको 4,988 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूछा जा सकता है कि देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल कहाँ पे, किस नदी पे? तो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है कि 6 लेन पुल के निर्माण में गंगा में 2 पिलर के बीच 160 मीटर की दूरी है। इस पुल का निर्माण गंगा के जलस्तर 22 मीटर ऊंचाई पर हो रहा है। इस पुल का पटना छोर NH 30 पर सबलपुर में और वैशाली छोर NH 103 पर चक सिकंदर में है। इस पुल के बन जाने से दक्षिण बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड से आने वाले वाहनों को उत्तर बिहार आने के लिए पटना शहर नहीं आना पड़ेगा। इससे शहर में वाहनों का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए अगला देखते हैं, जल जीवन सर्वेक्षण 2023। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा 4 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के 4 जिले शीर्ष 10 में क्या हुए, शामिल हुए। ठीक है, अगर बात करें हम लोग तो एक्स्ट्रा डोज पुल की विशेषता, बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है और इस सर्वेक्षण में टॉप 5 की रैंकिंग है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा, ये होता है समस्तीपुर हो जाएंगे, शेखपुरा हो जाता है, सुपौल हो जाता है, बांका हो जाएगा, बेलोर हो जाएगा। और राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र ने भी हर माह जलापूर्ति सर्वेक्षण क्या किया है, शुरू किया है। ठीक है, क्या किया, इसको शुरू किया है। अगला देखिएगा, इसमें कहता है कि इसमें पानी की शुद्धता के बारे में लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। कहता है कि इसके जरिए केंद्र सरकार देश के सभी गांवों में पेयजल की स्थिति का आकलन कर रही है और केंद्र सरकार द्वारा जिला और राज्य की रैंकिंग मासिक और वार्षिक रूप से जारी होगा। यह सर्वेक्षण मुख्यतः 4 बिंदुओं पर किया गया है। किस पे, तो 4 बिंदुओं पर किया गया है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। 4 बिंदु की बात करें तो ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल की उपलब्धता होगी, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि नल से मिलने वाले जल की मात्रा होगा, जल की गुणवत्ता हो जाता है, जलापूर्ति की निरंतरता और पेयजल से संबंधित शिकायतों को मानक माना जाता है। ठीक है, ये सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है। 2 वीडियो और हो जाएगा। टोटल का टोटल आपका जो बिहार का करंट अफेयर है, संपूर्ण जो करंट अफेयर्स आपका होता है, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में ही कम से कम आप अपने साथी और संगियों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। जिस तरीके से हम भी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आप भी करिए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। आपका रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमने समझिए कि जो हमारा जो चैनल है वो बहुत कम समय में, यानी कि 2-2.5 महीने में हमने, और आप ही लोग का प्यार है, आप ही लोग की बदौलत है जो हम काफ़ी मेहनत और काफ़ी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं। ठीक है, हमारा क्लास हमेशा ऑफलाइन चलता था, लेकिन हमने ऑनलाइन पे ज़्यादा ये करने लगा ताकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।